ओके बच्चा, तो पहले आप अब जरा पढ़ लेते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो प्यारा चिंटू मिंटू, यस सर जी। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके 4-5 नियम कायदे कानून हैं। वो नियम कायदे कानून अगर आपको पता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना इज नॉट अ बिग डील देन। पक्का सर जी? अरे बिल्कुल पक्का, ठीक है। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है बालक कि हमारे जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, यस सर, और पहले तो समझ लो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होता है बेटा, किसी भी नंबर, किसी भी आपने कोई भी मेजरमेंट लिया है, ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी मेजरमेंट लिया है, यस सर, किसी क्वांटिटी का, जिनको हम रिलायबली, जिन पर रिलाय कर सकते हैं कि हाँ ये आपके, हम पूरे कॉन्फिडेंस कर सकते हैं ये सब चीजें हैं इंक्लूडेड, ठीक है। ओके सर जी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ 188.25, तो बेटा इसमें कुछ नियम है, बस वो नियम आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें सारे के सारे नॉन जीरो है, कोई भी जीरो है क्या? आप कहेंगे नहीं सर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स एसएफ से लिख लूं मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, आप कहेंगे हाँ सर एसएफ लिख लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं एसएफ से नोट कर लेता हूँ। एसएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 5। ठीक है चिंटा मिंटा, मैं सीधा इनके रूल के ऊपर आ जाऊं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी होंगी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है जी। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी। रूल नंबर 2 पर आ जाते हैं बेटा सीधा। तो जितनी भी जीरो अपेयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो, अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो अपेयर हो रही है, जीरो अपेयर बिटवीन टू नॉन जीरो, अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो अपेयर होती है, देन इट बिकम्स दिस जीरो, मतलब इट मतलब जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट। ये भी आपकी सिग्निफिकेंट हो जाती है, ठीक है प्यारा बच्चा। आप कहेंगे ओके मास्टर जी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ 6.059, तो बेटा यहाँ पर ये नॉन आपकी कैसी है देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो कौन कौन सी इसमें। 6 है, यस सर। 5 है, यस सर। 9 है, हाँ, क्योंकि नॉन जीरो। अब 6 और 5 के बीच में जीरो हो रही है ट्रैप, तो ये भी क्या होगी? ये भी सिग्निफिकेंट हो गई। गड़े पॉइंट। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? आप कहेंगे सर जी 4 हैं, 3 नहीं 4 हैं। गड़े पॉइंट। ओके सर जी। अच्छा, तीसरा रूल सुनो। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, इफ नंबर इज लेस देन 1, एक से अगर छोटा है, ओके सर, ठीक है, यस सर, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब सर? मतलब ये है राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, कोई अगर जीरो लाई कर रही है, जैसे 0.00256 है, ठीक है, ओके सर, इसके राइट साइड जो लाई कर रही है, इस बात को समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है सर? मतलब समझाइए सर मेरे को। देखिए ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है। अच्छा सर, इनके बारे में आपने क्या कहा सर? जो जीरो इस पॉइंट के राइट में लाई कर रही है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके लेफ्ट में लाई कर रही हैं, तो ये भी आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होगी है। हाँ, ये क्या अजीब सा रूल हो गया सर ये तो। अरे हाँ अजीब सा हुआ। जो, मैं हिंदी में लिख दूं क्या? जो जीरो पॉइंट के राइट में लाई कर रही है, राइट में लाई करती है, और सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट में, वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेगी बेटा। ऐसा, तो आंसर है यस, ऐसा। तो बेटा इसमें कौन कौन सी सिग्निफिकेंट? ये भी मर गई, ये भी नहीं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई कितनी? 2, 5 और 6। इसके में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी? 3। क्लियर है? इसको मेरे ख्याल से मुझे एक बार फिर से बता देना चाहिए, कुछ बच्चों को पक्की बात है, डाउट होगा। किसको डाउट है क्या? बेटा रूल नंबर 3 को फिर से सुन लो। अगर नंबर जो है लेस देन 1 है, ठीक है सर, और जो जीरोस, ये जो जीरोस हैं पॉइंट के राइट में लाई कर रही हैं, इन दोनों की, देखिए लेफ्ट वाली तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है, इसको तो भूल ही जाओ, इसके तो खत्म ही गए। ये जो बच्ची कुछ है इनमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इन दोनों के बीच में। आप कहेंगे यस सर जी, इन्हीं में थोड़ा कंफ्यूजन है सर जी। गायब भी हो गई सर।
तो बेटा इनमें जो कंफ्यूजन है उसको सुन लो। अगर ये पॉइंट के राइट साइड में लाई कर रही है लेकिन किसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट में लाई कर रही है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ये भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 ही है, 2 है, 5 और 6 है। क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल, नियम कायदा कानून हमें क्या कह रहा है? रूल नंबर 4, बेटा जितनी भी जीरो टर्मिनल जीरो होती हैं, यस सर, बिना डेसिमल पॉइंट के वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट होती है। मतलब सर क्या मतलब है सर? लिख लो, द टर्मिनल और लीडिंग जीरो, टर्मिनल या फिर लीडिंग जीरो जो होती है इन ए नंबर without a decimal point are non significant। मतलब क्या है? एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ 45900। ओके सर, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कोई नंबर है, कोई ये सेंटीमीटर है, लेंथ है, वगैरह वगैरह, सर जो लिखा है उसे पढ़ दीजिए रेड पेन से। हाँ रेड पेन से बेटा मैंने ये लिखा है कि जो जीरो पॉइंट के राइट में लाई करती हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट में लाई करती हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है बात। आप इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं राइटिंग बेफिक्र रही है, बोर्ड पर मेरी राइटिंग ठीक रहेगी, यहाँ थोड़ी घटिया है, थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहे हैं, तो बिंदास रहिए, टेंशन ना लीजिए आप इस चीज की। ओके सर जी, तो बेटा जी हाँ नेक्स्ट आते हैं। तो बालक यहाँ पर अगर इस तरह कोई नंबर लिखा, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ है, कहीं पॉइंट तो है नहीं? यस सर, ट्रेलिंग जीरो या लीडिंग जीरो, सबसे एंड की जीरो, ये जो है ये दोनों, दीज विल बी नॉन सिग्निफिकेंट, ये दोनों। ऐसा, हाँ जी, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? आ जाएंगे 3, ठीक है। हाँ ठीक है सर जी, लेकिन अगर यहाँ पर डेसिमल आ जाता तो कहानी बदल जाती। मतलब सर, in a number with the decimal 0 to the right of last non-zero digit are significant। मतलब क्या है सर? मतलब ऐसा कुछ समझ लो, मैं लिख देता हूं, इन अ नंबर विद डेसिमल, इन अ नंबर विद डेसिमल, डेसिमल है, zeros to the right of last non-zero digit आर सिग्निफिकेंट, ये आपकी सिग्निफिकेंट होंगी। मतलब क्या मास्टर जी? अरे बेटा बताएं नहीं, बता रहे हैं, थोड़ा रुको। एग्जाम्पल के तौर मैं ये ऐसा होता 4.5900 जो ऊपर लिखा था, ऐसा होता पॉइंट के बाद है। यस सर, तो बेटा जी ये जो लास्ट की जीरो होगी, नंबर विद डेसिमल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। देखिए अब इस बात को समझिए, सबसे लास्ट में है ये, हाँ जी सर जी, ये आपकी सिग्निफिकेंट है, ठीक है, राइट मोस्ट में आप ऐसे भी कह सकते हो, राइट मोस्ट में जो ये सिग्निफिकेंट है। ये अगर सिग्निफिकेंट हो गई, पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट आएगी ना बेटा, लीडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो इसको बोल रहे हैं आप, यस सर, ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये फिगर। कितने हो गए? 4। और मैंने आपको एक रूल नंबर 2 या फर्स्ट में रूल नंबर 2 में क्या कहा था कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कोई जीरो ट्रैप हो रही है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो ये कैसी हो जाएगी सर जी? सिग्निफिकेंट। रीजन समझ में आया? क्योंकि ये वाली आपकी क्या है? सिग्निफिकेंट, ये वाली भी क्या है? सिग्निफिकेंट। इन दोनों के बीच में, ये समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? जो डेसिमल के बाद सबसे लास्ट वाली जीरो रहेगी वो सिग्निफिकेंट रहेगी। ओके सर जी, ठीक है। ओके सर जी, चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका साइंटिफिक नोटेशन वगैरह जैसे हम लिख लेते हैं तो पावर ऑफ 10 जो रहता है वो इररिलेवेंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने, उसका कोई मतलब नहीं होता है। द पावर ऑफ 10, द पावर ऑफ 10 इज irrelevant to the determination of to the determination of significant figure।
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ 2.5 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, या फिर कुछ भी ऐसा कहें 2.5 इंटू 10⁻10, तो बेटा इसका कोई रोल नहीं है सिग्निफिकेंट काउंट करने में। कितनी सिग्निफिकेंट? केवल ये दोनों, दीज आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओनली 2। बात समझ में आ गई? आप कहेंगे समझ में आ गई सर? ठीक है बेटा जी, ओके सर जी। अच्छा, और हाँ एक और, अगर आप किसी को सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर वगैरह वगैरह करते हो तो सिग्निफिकेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को भी ध्यान में रखना बेटा जी। आप हाँ जी पूछिए बेटा, किसी का डाउट है शायद? एक सेकेंड, पांचवे को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसमें सीधा इसने ये कह दिया है कि इफ अ नंबर विद डेसिमल, इसमें डेसिमल आ रहे हैं, टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो, जितने भी लास्ट का नॉन जीरो है इसके बाद जितने भी जीरो आ रही है सारी सारी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। मैंने आपको ये कहा है अगर आपका डेसिमल के बाद 2 5, डेसिमल के बाद कहीं भी आपका 0 2 0 0 0 5 0 ये है, ऐसे ही सपोज करो, तो मैंने कहा है जो सबसे लास्ट की पॉइंट के बाद सबसे लास्ट की राइट की तरफ जीरो होगी इट इज सिग्निफिकेंट। अच्छा सिग्निफिकेंट होगी, आंसर है यस, दिस इज सिग्निफिकेंट। अच्छा ये सिग्निफिकेंट है, ये तो नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट है। अब इसके बारे में क्या कहें? मैंने आपको क्या बताया है? आप कहेंगे सर जी आपने बताया अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कोई जीरो ट्रैप हो जाती है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। बेटा ये कैसा है? 5 सिग्निफिकेंट है। इस जीरो, इन 4-5 जीरो के बारे में अभी नहीं पता, लेकिन ये तो सिग्निफिकेंट है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो बेटा ये सारी की सारी जीरो भी कैसी हो गई? सिग्निफिकेंट। गेटिंग अ पॉइंट? अभी समझ में आ गई बात? इस वाले क्वेश्चन में सर ये सिग्निफिकेंट हो गई। हाँ जी बेटा बोलिए, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हो? कुछ कुछ कह रहे नहीं हो? सर, मैं कह रहा था सिग्निफिकेंट हो गई सर। मैं नहीं समझा बेटा। सर आप कह रहे थे ना ये जीरो कैसी हो गई, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी सिग्निफिकेंट हाँ हो हाँ गई। बिल्कुल 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 सही बात है। तो बेटा इन दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में सारी की सारी जीरो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सबसे लास्ट की जीरो है ये सिग्निफिकेंट हो गई, ये सिग्निफिकेंट है ये भी, और इन दोनों के बीच में ये फंस गया तो ये भी। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हो जाएंगे 12 इक्वल टू 3 और 2 5, 5 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 10 हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 5वां पॉइंट आपको समझ में आ गया है। छठा पॉइंट भी समझ में आ गया, इसके 10 की पावर से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अगर आप हाँ राउंड ऑफ कर सकते हैं, बच्चे का डाउट है सर राउंड ऑफ नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब आप राउंड ऑफ करते हैं चीजों को। ऐसा क्या? हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, ओके। सातवीं बात आपको जो ध्यान में रखनी है, हाँ जी सर क्या ध्यान में रखना है? ये बेटा ध्यान में रखनी है आपको सातवीं बात कि अगर आप किसी सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करते हैं, मतलब जैसे आप किलोमीटर मेजर कर रहे थे और आप उनको मीटर में या सेंटीमीटर में मिलीमीटर में चेंज करने लगते हो तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती है। ओके, चेंज ऑफ डिफरेंट, change of unit does not change number of significant figures SF। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे ओके सर जी। और लास्ट नंबर का पॉइंट सुन लीजिए, जो आपके मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं या फिर कोई कांस्टेंट दे दिया है, ठीक है बेटा जी, ओके सर जी, तो उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछ जाए तो इनफाइनाइट होती हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, जैसे एग्जैक्ट नंबर appearing in formula, appearing in formula of mathematics, या formula लिख देता हूँ, of various physical quantities, of various physical quantities have infinite number of, have infinite number of SF। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, एक बच्चा पूछ रहा है सिग्निफिकेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बताते हैं बेटा? सर सार्थक अंक। सार्थक अंक, ओके ग्रेट। तो सिग्निफिकेंट फिगर को बेटा सार्थक अंक बोलते हैं, ऐसा एक बच्चे ने बताया मुझे। ठीक है, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ आपका जो पैरामीटर होता है
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आप कहेंगे सर जी इसमें भी कोई बड़ी बात है, 4 इंटू साइड होता है ना? सर ये जो 4 अपेयर हो रहा है, ये 4 साइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये 4, ठीक है? यस सर, ये आपका एक तरह से एक काइंड ऑफ कांस्टेंट है ना, एग्जैक्ट नंबर है अपेयरिंग इन द मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है? तो यहाँ पर जो 4 है इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इन्फिनिटी होंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है प्यारे बच्चा? अब फटाफट से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आसान आसान से इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दो, सारे नियम आपके सामने हैं। ओके सर, फाइंड एसएफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है यस सर 2227.202, बस ये बताइए, ठीक है? दूसरा है बेटा 3600 और तीसरा है बेटा जी आपका 0.006295 और चौथा है आपका 0.062962950। बताइए सब में फटाफट से सिग्निफिकेंट फिगर्स बता दीजिए 1 2 3 4 जी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए ये सिग्निफिकेंट, ये और ये 5 तो दिख ही रहे हैं यहाँ की ना। ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप हो गए तो ये भी हो जाए, तो कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले वो इसमें? आप होंगे सर जी 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले में 3600 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? हाँ जी, बच्चों ने ये गलत गलत रिप्लाई कर रखे हैं, ठीक है? दूसरे वाले सिग्निफिकेंट कहीं पर डेसिमल आया क्या? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं आया ना, कहीं डेसिमल वगैरह नहीं है ना, ये 0 आपकी सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल ये दोनों बचेंगे, ठीक है? ये किसी कहीं ट्रैप भी नहीं हो रही है 0 इसका, तो किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स? केवल 2। बहुत सारे बच्चों ने इसको 4 लिखा है। नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें कितने रहेंगे? देखो बेटा ये सिग्निफिकेंट फिगर ना, ये ना बचेंगे कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने? 4। पॉइंट के राइट साइड में तो हैं, पॉइंट के राइट, लेकिन सबसे लास्ट में नहीं है। ट्रेलिंग 0 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है? ओके, इस वाले में क्या? ये ना ये वाला यस 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 यस, और ये सबसे लास्ट का क्या बताया था मैंने? पॉइंट के सबसे लास्ट में सर जी सिग्निफिकेंट होता है सर, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 5 हो गए। मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों ने रिप्लाई सही किए हैं, जिन्होंने नहीं किए थे जहां कुछ गड़बड़ थी तो वो गड़बड़ आप ठीक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम वेक्टर्स की तरफ, ठीक है? इस यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बेटा जी अब पढ़ते हैं वेक्टर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप लोगों ने ये डेफिनेशन सब बच्चा जानता है। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है उनको वेक्टर बोलते हैं, पर ये डेफिनेशन पूरी नहीं है, इस बात को समझ लें आप। खाली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनेगी, उसमें 2 चीज तो सब बच्चे याद रख लेते हैं, तीसरी चीज को भूल जाते हैं। वो क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन होता है, जिनका मैग्नीट्यूड होता है, और तीसरा है जो वेक्टर के नियम कायदे कानून को फॉलो करती हैं। अब वेक्टर की डेफिनेशन पूरी हुई है, अब तक नहीं हुई थी। पहला डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड, और तीसरा आपके वेक्टर के नियम कायदे कानून को फॉलो करते हैं, ठीक है? जो आपके वेक्टर के जो नियम कायदे कानून कौन से? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ, ठीक है? आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ, ओके? इनको जो फॉलो करेगा अब वो जाके आप प्रॉपर उसको कह सकते हैं वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर करंट में आपकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। आप कहते हैं 5 एम्पीयर करंट लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये आपके जो वेक्टर के नियम कायदे कानून है उनको फॉलो नहीं करता है, ठीक है? ओके सर, ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन है लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं, उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है? उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। और अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो आप फिर स्केलर पर ही टिक कर दें, वेक्टर पर टिक ना करें, ठीक है? ओके सर जी, समझ में आ गई है बात। तो बेटा किसी भी क्वांटिटीज का 2 तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, ठीक है? ओके सर, स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रहे डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट थी, है ना? डायरेक्शन अब ये बात भी समझ लो बेटा जी, ये बात भी आप लोग समझ लो, ऐसी क्वांटिटीज बेटा जिनके पास डायरेक्शन है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी है लेकिन वेक्टर नहीं है, लेकिन वेक्टर के नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करती है, उनको बोलते हैं टेंसर।
ठीक है, बच्चा पूछा सर टेंसर को एक बार फिर से बता दीजिए। जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वो वेक्टर के नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? डायरेक्शन क्या इतनी इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर? हम जो वेक्टर की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक बार क्वेश्चन जरूर आनी चाहिए बालक, क्यूरियोसिटी जरूरी है फिजिक्स वाले बच्चे के लिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो चीजें रटने की जगह आप समझो कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का रीजन। ठीक है, आपके दिमाग में ये सब चीजें आनी चाहिए। कुछ भी आपके आसपास कुछ भी घटना घट रही है, ठीक है, कोई भी चीज हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो बालक आपके दिमाग में डेफिनेटली आना चाहिए यार ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, सपोज करो आपका छोटा भाई बहुत गुस्से में है, तो आप जानने की कोशिश करते हैं, एक समझदार इंसान जानने की कोशिश करता है क्या हुआ, गुस्से में क्यों। वो बात अलग है, आप ही ने उसको कूटा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, लेकिन फिर भी घर वालों के सामने क्या हो गया, तू इतना नाराज क्यों है, वो ऐसे घूर घूर के देख रहा है। बताऊंगा बेटा तुझे, है ना, मम्मी पापा को आ जान देती चटनी बनवाऊंगा। ऐसे ही होता है ना। आप कहेंगे यस सर। आपने छोटे भाई को कभी तो कूटा होगा खोपचे में ले जाके, जब मम्मी पापा बाहर से अच्छा बेटा, तो ले जाके खोपचे में ले जाके कोने में ले जाके पेल दिया उसको बेचारे को। ठीक है। ओके, तो मतलब चीजों के पीछे रीजन रहता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। मैं यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर है, मैं लगभग 8-10 दिन में खत्म, मतलब 8-7-8 दिन लग जाते हैं मुझे खत्म करने में, जो करता हूँ जनरली। उसमें पूरा आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा ऐसा है तो क्यों है, कैसा है तो क्यों है, वगैरह वगैरह सारी चीजें बताता हूँ। बट हमारे पास ऑलरेडी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कोविड ऑलरेडी लेट है, तो हम बहुत ज्यादा टाइम इसके लिए नहीं दे पाएंगे, उसके लिए माफी चाहता हूँ, बेफिक्र रहिए। जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाले हैं, इंपॉर्टेंट मतलब वेटेज वाले हैं जेईई मेंस के लिए, उसमें मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेस से। उसके लिए आप टेंशन ना लें। गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके बेटा जी, तो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, डायरेक्शन की कहानी समझिए। अगर आपको अपने घर से निकल के अपने स्कूल तक जाना है, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी तो बेटा कभी भी स्कूल नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको फर्स्ट टाइम आपके पिताजी एडमिशन करा के आ गए किसी स्कूल में, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, बस नाम पता है, अब ये मत कहना सर जी गूगल मैप, अरे गूगल मैप भी तो डायरेक्शन ही बताता है। देखो ना कितना बड़ा चेंज, कितना ह्यूज चेंज ला दिया है इस डायरेक्शन में। एक छोटी सी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ लो आप, एक डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। ठीक है, आप इसी को समझिए। पहले जब मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे उतने बड़े स्केल पर, जब हमारे टाइम, हमारे टाइम, ठीक है, अब से लगभग 30-40 साल पहले की बात करूं, व्हेन आई वाज यंग लाइक यू, तो बालक उस टाइम पर हम लोग जब भी कहीं जाते थे, अब से 30 साल पहले, लगभग 20-25 साल पहले भी आप सोचो, तो बेटा जी हम हमारे पास गूगल मैप नहीं होता था, हम जाते थे किसी जगह पर पहुंच गए तो पूछते उनका घर कहाँ पर है या वो वाला जगह कैसे जाना होगा, तो बताए थे लोग बाग कि अच्छा ये इस रास्ते से निकल जाना, वहां पर पहुंच जाओ। फिर वहां पर पहुंच के फिर से पूछते थे, मतलब एक अननोन जगह पर जाने में कम से कम 10 से 20 लोगों से आपको पूछना पड़ता था, उसमें कई गलत भी बता देते और टाइम वेस्ट होता था। और अब देखो गूगल मैप ऑन किया और चल पड़े, सीधा वहीं जाकर गए, इजंट इट। पर गूगल मैप का इतना भी इस्तेमाल ना करें कि किसी होटल में या किसी मेहमान के घर पर गए हुए तो उसमें गूगल पे ढूंढ रहे हैं टॉयलेट किधर है, इतना भी इस्तेमाल ना करें। समझ में आ रही है ना बात? अच्छा गूगल मैप से चल जाऊंगा, मैंने पूछूंगा किसी, इतना भी नहीं। ठीक है, मतलब वो होगा भी नहीं ऑब्वियसली, पर मैं एक बात बता रहा हूँ। ओके, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, गूगल मैप भी आपको डायरेक्शन ही तो बता रहा है जिससे आप सही जगह पर पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, और एक डायरेक्शन की खास बात बताता हूँ। आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी ऐसे, पूरी ऐसे ना होकर हल्की सी टिल्टेड है, हल्की सी ऐसे झुकी हुई है, यू नो। मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ बॉल हुआ करती थी, सपोज करो थोड़ी देर के लिए इसको मान लो अर्थ। तो अर्थ जो है ऐसी ना होकर हल्की सी ऐसी है, इधर अगर आपका सन है तो हल्की सी ऐसे बेंड हो रखी है, गोल। मेरी बॉल नहीं मिल रही, मैं आपको बॉल से और अच्छे से दिखा देता, बट आप फील ले लो अभी इसी में। ऐसे नहीं होकर के ऐसे रोटेट नहीं हो रही है अर्थ, ऐसे हल्की सी ऐसे। आपको पता है ये सर्दी गर्मी ये मौसम जो चेंज हो रहे हैं उसके टिल्टेड होने की वजह से ही हो रहे हैं। तो डायरेक्शन एक हल्की सी जरा सी डायरेक्शन बदली हुई है उसकी वजह से, अगर ये डायरेक्शन सीधा कर दिया जाए तो ये मौसम के जो चेंजेस हैं आपको ऐसे देखने को मिलेंगे नहीं। हाँ, गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी, लाइक दिस। ठीक है, तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, प्रॉपर गाइड नहीं किया आपके टीचर ने, तो आपको जिस एम को आप कैच करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है जेईई मेंस के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत,
या फिर और अदर लैंग्वेज या कुछ भी आप कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो बात नहीं बनेगी। ये भी एक तरह का इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है बेटा जी, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर का इजाद जो हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ समझे क्या वेक्टर, आप लोग देख भी सकोगे, एक बार आप गो थ्रू हो चुके हो सारे सिलेबस से, तो आपको पता है कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, आप कहेंगे ओके सर जी, बिल्कुल सही बात है। तो आइए समझते हैं इस कहानी को, जगत सर की जुबानी को, वेक्टर वेक्टर खेलते हैं। ठीक है, ओके सर जी। तो ये तो आपको पता है वेक्टर क्या होता है। मैंने आपको बताया वेक्टर सेटिस्फाई करने के लिए आपको तीन चीजें होनी चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए उस क्वांटिटी के पास, यस सर। दूसरी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और तीसरा वेक्टर लॉज को सेटिस्फाई करें। ठीक है, वेक्टर लॉज को फॉलो करें तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। फॉलो वेक्टर लॉज। ठीक है बेटा जी, अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिस होगी है, एक चीज का यही मिस होगा, अगर होगा तो उस केस में टेंशन बन जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर करंट। ठीक है, अगर इधर से कुछ करंट जा रहा है, इधर से कुछ करंट जा रहा है किसी जगह पर, इस सर्किट में इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, तो बेटा जो टोटल करंट है वो इधर जाएगा। सपोज करो यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, तो इधर जाकर के I1 प्लस I2 पास हो रहा है इससे। ठीक है, अगर ये वेक्टर के नियम को फॉलो करता तो I1 इधर से आया। अगर ये दोनों सपोज करो 2 एम्पियर का है और ये भी 2 एम्पियर है, तो यहाँ से जनरली 4 एम्पियर जाएगा आइडियली। और अगर वेक्टर लॉज को फॉलो करता तो अच्छा 2 एम्पियर इधर से 2 एम्पियर इधर से, गायब हो गया, खत्म करंट। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होता है, कंजर्वेशन ऑफ का चार्ज वायलेंट हो जाएगा। ठीक है प्यारे, अच्छा आप कहेंगे ओके सर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है आप लोग जानते हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम एरो से कर लेते हैं, ये लीजिए एरो इस तरह का। ठीक, और जब भी वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं उसके ऊपर, तो जैसे वेक्टर ए बी है तो इसको ऐसे लिख दिया, वेक्टर ए है तो उसको ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, ओके सर जी। अब जरा मैं बात कर लेता हूँ यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? आप कहेंगे सर जी यूनिट वेक्टर तो बहुत आसान होता है सर। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक बात समझिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे अब एक बात समझो, सपोज करो आप कहीं घूमने जा रहे हो, मोबाइल वगैरह नहीं ले गए, आप ऐसे ही चल दिए, और आपको कहीं आप किसी जगह पर जानते, अपने दोस्त के घर जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, तो आपने पूछा अंकल जी चिंटू का घर कहाँ है? उन्होंने कहा चिंटू, वो जो मिंटू का बड़ा भाई चिंटू। आप कहेंगे हाँ वही वही वही। तो अंकल जी सपोज करो पान खा रहे हैं, अरे बेटा इधर से निकलेंगे, ठीक है, तो उंगली से इशारा करके बताएंगे कि इधर, या हाथ से इशारा करके इधर। वो खुद नहीं जा रहे हो, इस वाली गली से आगे चले जाओ, वहां से लेफ्ट लेना, चले जाओ। वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है यूनिट वेक्टर। कैसे सर, ऐसा कैसे है? अरे यूनिट वेक्टर बस डायरेक्शन बताता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेंथ वगैरह उसकी 1 होती है, ओनली 1। ठीक है, 1 मतलब वो कुल मिलाकर डायरेक्शन इस्तेमाल बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आप लोग अपने अंकल जी ने आपको रास्ता बताया है, तो आपको अंकल जी अपने हाथ को लंबा करके वहां तक नहीं छोड़ के आए हैं, अपने हाथ लंबा करके चलेगा वहां तक चलेगा, ना ना ना, उन्होंने बस इशारा करके इधर से, ये उंगली क्या है उनके लिए, यूनिट है एक तरह से। इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज टेलिंग अस व्हाट अबाउट द डायरेक्शन। गेटिंग अ पॉइंट? यूनिट वेक्टर क्या मतलब है? आप कहेंगे गए, आ गया। तो इसी तरह एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे और के। सर ये तो बात जानते हैं सर, ये तो चिंटू वाली रहती बात है सर। आई जे और के होते हैं, ये एक्स में है, ये वाई में है, और ये जेड एक्सिस में है। ठीक है, ओके। कोई वेक्टर सपोज करो कैसा भी हो सकता है, सपोज करो आप आई प्लस जे माइनस 2k या प्लस के ही मान लेते हैं, ये हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सर ये है कि हमारा जो वेक्टर है या हमारा जो पॉइंट है, वो पॉइंट है, अगर ये पोजीशन बता रहा है किसी की, तो कहीं यहाँ पर है। इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड यहाँ पर है। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर 1, एक कदम आप एक्स में चले हैं, एक कदम आप वाई में चले हैं, और एक ही कदम आप जेड में चले हैं, तो यहाँ पर आप 1। ठीक है, इस तरह से ही बता दिया गया। अगर मैं पूछूं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, आप कहेंगे सर जी इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर अगर आप कैलकुलेट करना हो, तो पहली पहचान उसकी ये है कि उसके सर पर टोपी होगी, टोपी वाले चच्चा यूनिट वेक्टर बताते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, इसको डिवाइड कर लो इसी के मैग्नीट्यूड से। जैसे 5 को आप 5 से डिवाइड कर लो तो 1 ही आता है ना, आप कहें बिल्कुल सर। तो इस वेक्टर को डिवाइड कर लो इसकी खाली लेंथ से, लेंथ मतलब इसके मैग्नीट्यूड से, तो कितना है आपका यूनिट वेक्टर आएगा आई प्लस जे प्लस के डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया आई प्लस जे प्लस के डिवाइड बाई √3। ये सब चीजें आपको मेरे ख्याल से सबको आती होंगी। फिर भी किसी बच्चे को डिफिकल्टी है, कोई चाहता है मास्टर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इसको,
आप मुझे बता सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है प्यारा बच्चा, आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बढ़िए सर, आगे बढ़िए। एक बात का खास ध्यान रखना है आपको बच्चों, इसमें गड़बड़ आपसे हो सकती है। किस बात का खास ध्यान रखना है? जो वेक्टर्स होते हैं, यस सर जी। अच्छा, आते हैं अभी उस बात पे भी आते हैं। सपोज करो हाँ, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये वेक्टर है और एक वेक्टर बी। एक बात का खास ध्यान रखिए बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे मिस करते हैं अभी तक, आप लोग भी। और मैं बता रहा हूँ, आप इसको सुनने के बाद भी गड़बड़ कर दे देंगे। एक दो आप में से मिल जाएगा, 1-2% आपको पक्का मिलेंगे जो अभी भी गड़बड़ कर देंगे। क्या बात है सर ऐसी इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है, अगर दो वेक्टर के बीच में सही एंगल फाइंड करना है, मेरी बात सुनिए, मेरी तरफ देखो ध्यान से। अगर मैं कहूँ बेटा इधर देखो, मैं थोड़ी देर के लिए दो वेक्टर मान लेता हूँ, दो फोर्स है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हो उसके ऊपर फोर्स लगे हुए हैं दो, ठीक है, कोई मुझे खींच रहा है, सपोज करो एक इधर से खींच रहा है, दूसरा ये किधर लेके जा रहा है मेरे को, ऐसे कोई खींच रहा है, ठीक है, दो फोर्स हैं, ठीक, ऐसे हो सकते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई इधर लगा रहा हो, कोई इधर खींच रहा हो, कैसा भी हो सकता है, कुछ भी गाने। ये मान लो मैं दो वेक्टर, उन फोर्स को इन दो वेक्टर से प्रोजेक्ट कर रहा हूं। अगर ये एंगल, ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो वेक्टर इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लेता हूँ मैं बी, ठीक है। हो सकता है ये कैसा भी मुझे खींच रहा हो, कुछ भी, दो वेक्टर है सपोज, ऐसी कुछ कहानी। तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, कितना एंगल है इनके बीच में? अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, तो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना? जल्दी बताइए, फटाफट से रिप्लाई करो, अनम्यूट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ए और बी के बीच में, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? हेलो सर 30 ही तो होगा। 30 तो होगा यार, सिंपल एज दैट, क्लियर, ओके। और अगर मैं, अब कितना होगा इन दोनों के बीच में? अभी भी 30 है, अब कितना होगा एंगल? अभी भी 30 है। कोई चेंज आया क्या इन दोनों सिचुएशन में? कोई चेंज है? हाँ कि ना? नहीं सर। डायरेक्शन का चेंज है हाँ सर। सर डायरेक्शन चेंज हो गई। एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ ना अभी? हाँ सर, डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज हुआ लेकिन एंगल चेंज नहीं होगा, राइट? एंगल चेंज हुआ कि नहीं? अगर जिसको लगता है कि हाँ एंगल चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ, अगर लगता है हाँ हुआ है, तो आप 1 रिप्लाई कीजिए। अगर लगता है नो चेंज इन एंगल, रिप्लाई कीजिए 2। फटाफट से 1 और 2 में, केवल आप अनम्यूट करके ना बताएं, आप रिप्लाई करें फटाफट से। जिसको लगता है एंगल में चेंज हुआ है वो आप रिप्लाई करें 1। जिसको, अगर बेटा ये एंगल 30 था पहले केस में जो मैंने आपको बताया, ठीक है, दोनों का हेड इधर थे, अगर ये थीटा है, सब थीटा इक्वल टू 30 है, तो हाँ जी ये ए है और ये बी है। अगर कोई पूछे एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, ए एंड बी, तो हाँ जी बिल्कुल 30 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने क्या किया, सेकंड केस में मैंने एक वेक्टर को ऐसे रखा, दूसरे की डायरेक्शन पलट दी, और मैंने कहा अभी भी ये 30 है। अब आपसे कोई पूछे एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो मैं आपको बता दूं ये आपका 30 डिग्री नहीं होगा। क्या बात करो सर जी? हाँ, तो एंगल चेंज हो जाएगा बेटा। जिन बच्चों ने 1 रिप्लाई किया दे आर करेक्ट, जिन बच्चों ने 2 रिप्लाई किया दे आर रॉन्ग। बात समझ में आ गई? क्या बात कर रहे हो सर जी? हाँ जी, एंगल बदल चुका है, याद रखिए इस बात को बड़े ध्यान से। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा उससे रिलेटेड। अगर दो वेक्टर के बीच का सही एंगल देखना है, तो या तो उनकी दोनों की टेल मिल रही हो, उनकी पूंछ मिल रही हो, या फिर दोनों के हेड मिल रहे हो। हाँ ऐसा, हाँ जी, प्लीज बच्चों उसको ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करनी है। अगर ये 30 डिग्री है, अभी अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक का एंगल 30 डिग्री है, तो ठीक है 30 है, ए और बी के बीच में एंगल 30 है। अगर मैं इसको पलट के रख दूं, तो अगर आप कहो कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल 30 है और मैं पूछूं इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो 30 नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बेटा एक का हेड और दूसरे की टेल मिल रही है, एक का हेड और दूसरे की टेल मिल रही है। तो क्या करूं सर? या तो इस वेक्टर को पीछे लेके जाइए या फिर इस वेक्टर को इधर लेके जाइए। ये दिस इज द एंगल बिटवीन दैम। ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल उनका है, मतलब कितना? 180 - 30।
हाँ हम तो गड़बड़ कर देते सर, हाँ जी गड़बड़ कर देते। और एग्जाम में जेईई में पूछा गया है यही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, जहाँ पर बच्चा गड़बड़ करने के पूरे पूरे चांसेस है। मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन, जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन। तो प्यारा बच्चा अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का हेड है दूसरे की टेल मिल रही है। तो क्या करो, हम जो वेक्टर स्टडी करते हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं, मतलब उनको आप मूव करा सकते हो उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना। इस वेक्टर को आप यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हो। तो बेटा दिस इज द करेक्ट एंगल। ये अगर आपका ए है, ये बी है आपका, दिस इज द करेक्ट एंगल। मैंने बी वाले को इधर से मूव करके इधर कर लिया। आप दोनों की टेल से टेल मिल रही है, यस सर, ये आपका करेक्ट एंगल होगा। टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक आप कहेंगे 180, 30 को हटा दो तो एंगल कितना होगा, 180 माइनस 30 विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। इट इज द करेक्ट एंगल। गेटिंग अ पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है प्यारा बच्चा, किसी को डाउट डिफिकल्टी तो बिंदास होकर आप मुझसे पूछ लिए, नहीं है तो इस बात को लिख लेना नोट करके। मैं आपको बता रहा हूँ रिपीट, आप गड़बड़ कर बैठोगे नहीं तो, चाहे वो डायग्राम हो चाहे बिना डायग्राम का क्वेश्चन, आप गड़बड़ कर बैठोगे। ये गलती ना करें आप, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। और आप में से बहुत मोस्टली बच्चों का आंसर 2 ही था कि कोई एंगल चेंज नहीं होगा, बट एंगल चेंज होगा बेटा, एंगल चेंज होगा, ये बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है जी, आप कहेंगे हाँ ठीक है सर जी। ओके आगे बढ़ते हैं, वेक्टर का एडिशन। हाँ सर वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का जो एडिशन होता है प्यारा बच्चा, आप कहेंगे सर वेक्टर का एडिशन होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर वेक्टर एडिशन करना। हाँ तो वेक्टर का जो एडिशन होता है बेटा, 2 नियम है। एक आपका एडिशन ऑफ वेक्टर, एक नियम का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके कंसेप्ट पीछे कहानी पता होनी चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या मतलब है सर, ये मेरे को आता है। जब आप ट्रायंगल लॉ के हिसाब से आप चल रहे हो, 2 वेक्टर को अगर आप ऐड कर रहे हो, सपोज करो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर आपका रिलेटेड विद दिस, ठीक है, तो बेटा जो तीसरा वेक्टर बनेगा वो ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तीसरा वेक्टर जो बनेगा वो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा होगा, मतलब ये ऐसा कुछ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये तो आपने बना दिया, ये आपका रिजल्टेंट है, लेकिन इसके लिए डायरेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब सर, जब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा रहे हो तो याद रहे, सपोज करो ए है, ये आपका बी है, आपको क्या ध्यान में रखना है, ए का हेड दूसरे का टेल होना चाहिए, बी का टेल होना चाहिए, मतलब किसी का भी हेड टेल मिला नहीं। और जो रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी, उसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है, टेकन इन अपोजिट सेंस। मतलब सर देखो बेटा, अगर एक चीटी है, चीटी यहाँ से चली इस पॉइंट से, पुचुक 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 यहाँ पहुंची, यस सर, फिर ऊपर पुचुक पुचुक एक ही तरफ चलती आ रही है, यस सर। अब कैसे चलेगी, अब इधर आएगी, है ना। इसका सेंस कैसा है चलने का, मतलब इधर चली पहले और फिर इधर चली, अब कंप्लीट करने के लिए इधर चलेगी। लेकिन डायरेक्शन ऑफ जो सेंस है, जो कंप्लीट कर रही है साइड, उसका जो डायरेक्शन लेनी है अपोजिट इन सेंस, मतलब इधर लेनी। ये गड़बड़ सर, हाँ इसको ध्यान में रखोगे कि नहीं, पक्का रखूंगा सर। तो इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर, इधर बच्चा इधर। तो इनमें भी आपको घुमा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि कौन सा एंगल सही है, क्या कहानी होगी रिजल्टेंट की। तो प्लीज इसको ध्यान रखें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक का हेड और दूसरे के टेल रूल, हेड टेल रूल से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ए और बी का क्या मिलाना है, आप कहेंगे सर हेड और टेल। अगर आपका वेक्टर इस तरह से दिया होता, ए दिया होता है ऐसे, और आपका सपोज करो बी आपका ऐसे दिया होता, तो कुछ पापी बच्चे क्या करते हैं सर, वो बच्चे पापी जो होते हैं क्या करते हैं, ए रख दिया, हाँ, और बी यहाँ रख लिया, ठीक है, ओके, और रिजल्टेंट बना दिया यहाँ से, जो कि गलत है पूरा, क्योंकि दोनों की टेल मिल रही है। ओ समझ में आई बात? ठीक है सर, थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम, हमसे गड़बड़ हो जाती थी कभी कभी, गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है बेटा, आप कहेंगे ओके सर। दूसरा रूल है बेटा जी आपका, रूल नंबर 2 आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है बेटा जी, ये कहता है अगर आपकी ट्रायंगल, यहाँ पर आपकी दोनों की टेल या दोनों के हेड मिलनी चाहिए, हेड हेड मिल रहे हो या टेल टेल मिल रहे हो, कोई सा भी रूल आप ध्यान में रखें, टेल टेल या हेड हेड जो भी हो, जो सेम होने चाहिए। ठीक है प्यारा बच्चा, आप कहेंगे यस सर, मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ सर। इस बार आपको वेक्टर ए अगर ये है तो वेक्टर बी को आप यहीं कहीं जहाँ भी आपको बनाने की इच्छा है वहां बना लीजिए। तो वेक्टर जो आपका रिजल्टेंट होगा कैसा होगा, इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए यहाँ से यहाँ तक। कर लिया सर, ठीक से कर लीजिए। ठीक है बेटा जी, तो आपका दिस विल बी योर रिजल्ट, दिस विल बी रिजल्टेंट, r विल बी इक्वल टू a प्लस b। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना। कैसे सर, कैसे कंफ्यूजन करना है, देखिए 2 डायगोनल है इसके अंदर, ठीक है,
ओके सर, इसमें याद रहे जो आपका वेक्टर ए है, जो वेक्टर बी है, जो आपका रिजल्टेंट है, तीनों के टेल एक ही जगह पर है। अगर आपको इस तरह से दे दे, सपोज करो वेक्टर आपका ए इस तरह से है, कुछ इस तरह से, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये सब टॉपिक थोड़े बोरिंग लग रहे होंगे, बट इट्स ओके बेटा, मेरा मतलब मुझे बताना तो पड़ेंगी चीजें। वेक्टर ए और बी, तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये गलत गलत डायग्राम बन गया साहब। नहीं बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ध्यान से देखो, दोनों की पूंछ मिल रही है, आप कहेंगे बिल्कुल से मिल रही है, तो हम सही जा रहे हैं। मतलब इसको पैरेललोग्राम बना दीजिए, ये बन गया। और कौन डायगोनल कहाँ पर खींचेगा, यहाँ पर या यहाँ पर, आप कहेंगे सर ये तो गलत है, तीनों की पूंछ एक ही जगह मिलनी है, तो ऐसा आंसर है। दिस विल बी द रिजल्ट है। कभी आप सोचो सदा ही बड़ी ही साइड बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप कहेंगे ओके सर। यहाँ छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। प्यारा बच्चा हूँ सर मैं। हाँ, अगर दो वेक्टर मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो उनका रिजल्ट आता है, उसकी जो लेंथ होगी रिजल्टेंट की, वो कितनी रहेगी, आप कहेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये जबकि जो थीटा एंगल क्या है, वेक्टर ए और बीच का बी का एंगल है, तभी आप सोचो रिजल्टेंट का, ठीक है। आप कहेंगे ओके सर पता है, ये उसकी लेंथ है, इसने डायरेक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बताया है, तो मेरे ख्याल से डेरिवेशन पर जाने की जरूरत नहीं है हमें। दूसरी बात, ये एंगल को अगर आप अल्फा मान रहे हो, तो tan अल्फा की वैल्यू होती है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। मतलब अगर आपको देखना है वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, मान लेता हूँ रिजल्टेंट को मान लेता हूँ मैं अल्फा एंगल बना, तो उस tan अल्फा की वैल्यू होती है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। याद रहेंगी चीजें, आप कहेंगे सर पूरी तरह याद रहेंगी सर, भूलेंगे नहीं। सब्ट्रैक्ट करने हो वेक्टर को, तो सारी कहानी यही है, बस बी की जगह आपको माइनस बी रख लेना है, ठीक है प्यारा बच्चा। एंगल बदल जाएंगे, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी। वेक्टर बी की जगह माइनस का वेक्टर बी कर लेना है अगर ए माइनस बी होता है, तो ये ए प्लस बी के लिए आपका रिजल्टेंट ये आएगा, और उनके बीच में एंगल थीटा था। और अगर आपका ए माइनस बी आप कैलकुलेट कर रहे हैं रिजल्टेंट में, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो बेटा तब आपका रिजल्टेंट जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा, ठीक है। याद रहे मैंने बी से या ये जो बी लिखा हुआ है ना, इसको बी को माइनस बी से रिप्लेस नहीं किया। कभी बच्चे कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं उससे, अच्छा बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया आंसर आ गया ना, एक्चुअल में बी तो बी ही रहेगा, उसकी डायरेक्शन बदली है, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, और मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। तो क्या किया सर, जब बेटा दो वेक्टर के बीच की डायरेक्शन बदल गई, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, और आप a माइनस बी कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपने कहा ओके, तो मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई नेगेटिव से कर दी, तो ये हो गया इधर, ठीक है। ए और बी के बीच में एंगल थीटा बन रहा था, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आपका आंसर 180 माइनस थीटा। समझ लो बेटा कहानी कहाँ से आई है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, यही आपकी हेल्प करेंगे एडवांस में। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बात बन जाए, कंसेप्ट नहीं पता, खाली फॉर्मूले पता है, तो गई कहानी, नहीं बनेगी बात, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट की ही सारी कहानी है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला यही है जैसा, तो यहाँ पर कोस 180 माइनस थीटा, बाकी सब ऐसे रहेगा 2ab कोस 180 माइनस थीटा, और कुछ चेंज नहीं हुआ है भाई। b का मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज किया आपने, तो b को माइनस बी नहीं कर रहे हैं, b को माइनस बी से मतलब डायरेक्शन को पलट रहे हैं, तो एंगल बदल गया और कुछ नहीं। और कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट लाइक का, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए ये आपका कोस 1, ये आपका माइनस थीटा आ जाता है। रीजन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कभी आप सोचो बी को हमने माइनस बी किया, एक्चुअल में बी की डायरेक्शन बदले, जिससे उससे एंगल बदला है। यहाँ जो बी लिखा हुआ है, जिसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये इस बी को नहीं बदला आपने, ये तो बी ही था पहले भी अभी भी। छोटी छोटी मगर मोटी बात है सर, ठीक है बेटा जी। आप कहेंगे ओके सर जी। अच्छा, जब दो वेक्टर से मिलके एक वेक्टर बन सकता है, जब ए और बी से मिलकर के वेक्टर ए, वाह क्या बात है सर, कितना प्यारा वेक्टर है, हाँ, और वेक्टर बी से मिलकर के, ये तो अच्छा नहीं बना सर, ये लो। जब दो वेक्टर हमारे कोई तीसरा वेक्टर बना सकते हैं, पुचुक पुचुक, ये दो वेक्टर मिलकर के आपका तीसरा वेक्टर अगर बना सकते हैं, सपोज को ऐसा कुछ बन रहा है, तो इस वेक्टर को मैं तोड़ करके दो वेक्टर में बना सकता हूँ। आप कहेंगे ये तो ऐसा नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। तो जिसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, और लेकिन हम उसको ब्रेक करते हैं। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, बहुत सारे, अगर सिंपली ऐसे ब्रेक करें तो।
लेकिन हम केवल एक ही स्पेशल केस लेते हैं, वो है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मतलब वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है। ना देख क्या जी, क्या बेटा कह रहे हो क्या? सपोज करो एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए, और आपको इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। एक वेक्टर इसका एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, ठीक। सपोज करो यहाँ पर आपने देखा एंगल थीटा था, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ए कोस थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है ए कोस थीटा कैसे है, ए साइन थीटा कैसे है, मेरे ख्याल से तो बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता होगा। साइन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की छोटी छोटी मगर मोटी बातें, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये सब आपको पता ही होगा कि साइन थीटा कौन सा होता है, कोस थीटा कौन सा होता है, ये सर नो। अरे ये वाला पहले वाली चीज पी अपॉन एच आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, या फिर जिसको आप लोग अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्स बोलते हो, ये आपका साइन थीटा बताता है, ये आपका कोस थीटा बताता है, ये आपका टेन थीटा बताता है। ये सब बच्चे जानते हैं सब चीजें, ठीक है। किसी को याद नहीं रह पाती है, कभी कभार भूल जाते हो, कभी कभी कंफ्यूजिया जाते हो। वैसे कंफ्यूजियाओगे नहीं, ये फिर भी अगर कंफ्यूजिया जाते हो तो ऐसे याद रख लो, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, टी से प्यासा। है सर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दोगे सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। पीबीपी और नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। वाह वाह वाह, क्या बात है, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, कभी भूलोगे नहीं। पहले वाला आपका साइन थीटा, दूसरे वाला कोस थीटा, तीसरे वाला टेन थीटा। इनके रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको मिल जाएंगे कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। कहेंगे ओके सर जी ऐसे ऐसे फंडे और भी बताएंगे ना सर? हाँ बेटा सही समय आने पर सब बताएंगे, ठीक है सर। फिर तो हम सोच सकते हैं सर। ठीक है बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करना है आपको समझ में आ गई है बात? यस सर। अब जरा वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर और थोड़ा सा चलते हैं सर, एक दो क्वेश्चन भी करा देना सर प्लीज। अरे कराऊंगा, मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर। वेक्टर प्रोडक्ट बेटा, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, और दूसरा होता है बेटा वेक्टर, हाँ सॉरी, वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन समझिए पहले तो, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। देखिए अभी तक हम पढ़ते थे 10 तक तो 4 गुना 5 इक्वल टू 4 पंजे 20 ही होता है, लेकिन वेक्टर में ऐसा कुछ कहानी जरूरी नहीं है ना। यस सर, दो तरह की मल्टीप्लीकेशन, एक आपका डॉट प्रोडक्ट और एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट का दूसरा नाम स्केलर भी है और क्रॉस का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है, ठीक है प्यारा। अच्छा सर पता है इनको सभी सब, ठीक है। चिंटा मिंटा पिंटा, यस सर यस सर। ओके तो बेटा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर दो वेक्टर हैं ए डॉट बी से डिनोट करते हैं तो ए बी कोस थीटा हो जाता है। ये तो सबको आता है मोस्टली को, लेकिन यहाँ बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं। बच्चे सोचते हैं अच्छा इसमें ए बी कोस थीटा आता है, इसमें ए बी साइन थीटा आता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जो कि गलत है। क्या बात कर रहे हो सर, हमने बचपन से ही पढ़ा। बेटा सुनो तो पूरी बात सुनो, ये भी पूरा नहीं हुआ है, गलत से मतलब मेरा भी ये पूरा नहीं हुआ है। कैसे सर, इसका नाम ही वेक्टर प्रोडक्ट, आपको आंसर में वेक्टर मिलना चाहिए। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ क्या है सर, मैग्नीट्यूड। बी लिखा हुआ क्या है, मैग्नीट्यूड। साइन थीटा क्या होता है सर, एक नंबर होता है मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन कहाँ है? तो डायरेक्शन के लिए बेटा एक एन टाइप ऐसे नोट कर, एन एक यूनिट वेक्टर है जो कि एन होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर। क्या मतलब सर, क्रॉस लिखना था, सॉरी डॉट नहीं है पर क्रॉस लिखना था, सॉरी बेटा सॉरी। हाँ ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो जो वेक्टर एन है वो किस डायरेक्शन में है बेटा, जिस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी है। और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करते हैं। क्या मतलब सर? अरे बेटा सपोज करो वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, ए इकडे आहे बी इकडे आहे। इकडे मतलब सर मराठी में इकडे मतलब यहाँ। सुनिए प्यारा बच्चा, इधर देखिए मेरी तरफ। अगर दो वेक्टर हैं आपके ऐसे ऐसे, ये वेक्टर ए मान लो, ये वेक्टर बी मान लो, ठीक है। तो बेटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर जो वेक्टर आएगा वो ए है बी है। ए पर हाथ रखो, बी की तरफ रोटेट कर दो, जिधर आपका थंब होगा, जिधर आपका थंब होगा इस डायरेक्शन में है ए क्रॉस बी। इधर हाथ रखो, बी की तरफ रोटेट कर दो, थंब किधर है सर, इधर की तरफ, इधर। तो इसकी जो डायरेक्शन बन गई ना इन दोनों की मल्टीप्लाई हो, आपकी तरफ आपकी तरफ। अरे पॉइंट अगर मैं ऐसे रखूं, ये ए ये बी, तो ए पर हाथ रखो, बी की तरफ रोटेट कर दो, ए पर हाथ रखो बी की तरफ, तो ए बी, ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए की तरफ से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ, हम की तरफ ऊपर ऊपर, तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, ऊपर। जो एन वेक्टर है वो वही बता रहा कि ऊपर की तरफ यूनिट डायरेक्शन है।
गया पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। ग्रेट। तो यू बेटा जी ए बी कोस थीटा तो कहानी आसान है, थीटा उनके बीच का एंगल है, ये कहानी ठीक है। इसकी कहानी ऐसी है। और एक चीज और समझ लेते हैं बेटा, अगर मैं i की मल्टीप्लाई i से करता हूं तो i मतलब क्या, यूनिट वेक्टर x डायरेक्शन में था, ठीक। x डायरेक्शन और x डायरेक्शन के ही बीच में कितना एंगल होगा, x एक्सिस और x एक्सिस के बीच में एंगल, आप कहेंगे सर 0। इनका मैग्नीट्यूड कितना था सर, यूनिट वेक्टर 1 × 1 × cos 0, और cos 0 भी 1 होता है, तो आंसर आ गया 1। लेकिन i डॉट j करोगे तो एंगल कितना, आप कहेंगे 1 × 1 cos 90। भाई x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना, 0, 90 डिग्री, तो 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0। ये आप जानते हो, i डॉट i इक्वल टू 1 होता है, j डॉट j इक्वल टू 1 होता है, k डॉट k इक्वल टू 1 होता है, और बाकी सब जितने भी आपके i की मल्टीप्लाई j से, j की मल्टीप्लाई k से, k की मल्टीप्लाई i से, किसी भी करोगे तो 0 आएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर हैं, तो then their dot product will be 0। वाह वाह वाह, गाना गाते सर आप। हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर जी, यहाँ पर आपका साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए 0 कब हो सकती है, आप कहेंगे सर अगर एंगल 0, अगर थीटा के लिए तो 0 हो या फिर 180 डिग्री, मतलब आपके कोलिनियर, अगर आपके वेक्टर कोलिनियर हैं तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट पॉइंट? आप कहेंगे यस सर, ओके, आप कहेंगे ओके सर जी। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने का एक और तरीका भी आपको पता होगा, जो आपका डिटरमिनेंट मेथड आप कह सकते हो, डिटरमिनेंट मेथड से जो पढ़ते हो आप, और वेक्टर ए इक्वल टू ए आई प्लस बी जे ए बी सी मान ले, A1 B1 और इसको ऐसे कैपिटल ऐसे नोट कर लेते हैं, प्लस C1K, और वेक्टर बी आपका A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो दूसरा तरीका जो इनको मल्टीप्लाई करने का है वो कैसा है, अगर आपको एंगल वगैरह नहीं दिया है तो आप करेंगे सर यहाँ पर I लिखेंगे, यहाँ पर J लिखेंगे, यहाँ पर K लिखेंगे, और इनका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर कितना था, A1 B1 C1 लिख लो ऊपर, नीचे A2 B2 C2 लिख लो और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये I है। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पर I रखो। यस सर, जिस रो और जिस कॉलम में है इनको भूल जाओ। भूल गए सर, हम भूल गए रे सब बात, लेकिन हम वेक्टर और कॉलम रखना नहीं भूले, बस 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 यही गाना चला के। ठीक है बेटा जी, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, बचेगा क्या, B1 C2, तो B1 C2 माइनस C1 B2, नेक्स्ट वाला टर्म जो रहेगा माइनस J का रहेगा। उसका रीजन आप लोग जानते हो, मैं डिटरमिनेंट आपने पढ़ा होगा, जो लोकेशन रहती है -1 की पावर में वो लोकेशन का सम रहता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, J की मल्टीप्लाई करेंगे A1 C2 माइनस A2 C1 से, और प्लस K में कितना जगह, इन रो को और इस कॉलम को भूल जाइए, तो आप कहेंगे भूल गए सर, भूल गए, कितना A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है बालक, ये हमारा वेक्टर, इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर को। अब जरा हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है चिंटू मिंटू, लगभग मैंने आपको वेक्टर की सारी कहानी बता दी है, क्वेश्चन लगाने बाकी हैं और हमारे पास कुछ टाइम है, हम लगाएंगे क्वेश्चन। किसी को यहाँ तक की कहानी में कुछ पूछना तो पुट योर कमेंट्स। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, गिवन दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, a से b प्लस, आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो आपके इक्वल है मैग्नीट्यूड में। ठीक है सर जी, आगे, जब दो आपके वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं एंड द थर्ड वेक्टर इज रूट 2 टाइम्स b इधर ऑफ द 2 है। देखिए बेटा, आपका a प्लस b प्लस c से 0 बना रहा है, सपोज करो वेक्टर a ऐसा है और इसमें दो बराबर है, मैं मान लेता हूँ वेक्टर b ऐसा, लेट इट बी। ठीक है, और अगर इसमें वेक्टर c को ऐड कर दूं तो 0 हो रहा है, मतलब इसका क्या है, इसका जो तीसरा वेक्टर होगा पक्की बात है वो ऐसा होगा। अरे हाँ कि ना यार, a आपने यहाँ जोड़ा, b जोड़ा, इधर से a प्लस बी से किधर बनेगा, आप कहेंगे सर a प्लस बी से इधर की तरफ बनेगा, रिजल्ट आपका a प्लस बी का ये रहेगा। तो अगर a प्लस बी के बराबर ही दूसरा हो जाए ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो 0 कर देगा इसको। वो वेक्टर जहां से चले थे वहीं पर आकर एंड हो गए, तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर, एग्री हो, आप कहेंगे पूरी तरह एग्री है सर। अच्छा, दूसरी बात सुनो, दोनों जो वेक्टर ए, ये जो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ए और बी,
इनसे जो रिजल्ट बन रहा है वो √2 टाइम्स है, और √2 कब बनता है? तो इसको भी मैं वेक्टर मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा, इसकी लेंथ a है तो इसकी लेंथ भी a है, तो बेटा √2 कब बन सकता है? आप कहेंगे सर जब पाइथागोरस प्रूव होती है तब बनता है सर ये ऐसा, हाँ कि ना? जब अगर ये a है ये भी a है तो तब ये √2a बनता है। इतना तो हमने मैथ में पढ़ा है सर, isn't it? तो पक्की बात है यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, और इत्तेफाक की किस्मत खराब हमारी इतनी, चारों के चारों ऑप्शन में 90 डिग्री है, तो यहाँ से अभी कुछ नहीं मिला हमें। ठीक, आप कहेंगे ओके सर जी, तो वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी इधर, इसको बी थोड़े के लिए मैग्नीट्यूड जो है बराबर माने। अब बात करते हैं जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में एक डायरेक्शन आप ये सोच सकते हो, दूसरी ये भी सोच सकते हो, और यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस हैं काफी अच्छे खासे। क्या बात कर रहे हो सर जी? देखिए बहुत कई सारे तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आपका वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, नेट आपका 0 आ रहा है, तो पक्की बात है वेक्टर सी इधर होगा कहीं, ठीक है, तभी आपका नेट रिजल्टेंट 0 आ रहा होगा। चाहो तो आप इस डायग्राम से देख लो इसको, चाहो तो यहीं से देखना चाहते हो तो यहीं से देख लो, आपका रिजल्ट जो होगा वो कुछ इधर होगा। तो बेटा ये 45 होगा, ये 45, तो ऑप्शन में है भी, ऑप्शन में बी ऑप्शन भी दे रखा है 45 45 90, लेकिन बी आंसर नहीं है। समझे नहीं शायद मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे वेक्टर ए ऐसा है, सपोज करो वेक्टर बी आपका इधर की तरफ 90 डिग्री हो गया, यस सर, रिजल्टेंट आपका यहाँ आ गया। अगर गलती से आपने रिजल्टेंट ऐसा बना दिया डायरेक्शन ऊपर की तरफ करके इधर, तो आंसर गया, गेला सर, गेला, पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात। यहाँ पर 45 बना के बैठ गए आप, ये तो 90 डिग्री हो गया, चलिए इसको भी आगे बढ़ा के देखो तो 90 ही रहेगा, तो 90 हो गया, 45 और पटाख से उठा के टिक कर दिया गया, अच्छा 45 और ये हो गया, कहानी खत्म। तो गलत है आंसर, गड़बड़ झालेला हो जाएगी। क्यों सर, मैंने आपको क्या बताया प्यारा? अच्छा पहले तो इसकी डायरेक्शन सही लेनी है, डायरेक्शन सही लेनी है मतलब क्या है, डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, ये रहेगी डायरेक्शन A+B, ठीक है। ओके, अब देख लो एंगल को कैसे सही तरीके से फाइंड करते हैं सर, दोनों के हेड मिलाइए, दोनों की टेल मिलाइए, ठीक है बेटा जी। ओके सर, तो इस वेक्टर को मैं उठा करके यहाँ से चलता हूँ, इस वेक्टर को मैं उठा के चलता हूँ, हेड से हेड, टेल से टेल, टेल से टेल मिलेगी, तो ये देखो ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। तो ये वाला एंगल देखना, ये दिस एंगल, ये कितना होगा? आप कहेंगे सर ये ऊपर का 45, तो बचा कुचा कितना होगा? 180 - 45, मतलब 135। तो 135 वाला कौन सा है? ये रहा सर, एक जगह ये दिख रहा है। और बेटा ऊपर वाले में भी देखो क्या हो रहा था, आप कहेंगे सर एक की हेड है दूसरे की टेल मिल रही थी, इसको भी ठीक करो। तो अगर ये 45 है तो सही करोगे तो क्या हो जाएगा? 180 - 45। मैंने जो बात समझाई थी, आया है क्वेश्चन, दिख रहा है आपको? 135। तो आंसर इज D for Delhi is the correct answer। मेरे ख्याल से बात समझ, मल्टीपल अप्रोच है, आप चाहो तो इस तरह आप सोच सकते हो कि इस तरह कुछ कहानी होगी, जैसा आप चाहो वैसा आप लगा सकते हो, ठीक है बेटा जी। मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को डाउट हो तो अपने कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पार्क है जिसके जो डायमेंशन है 400 × 300 है, 400 × 300 में इसको रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है जी। आप कहेंगे यस सर, ये आपकी 400 है, ये आपकी 300 है। स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ टू दी अदर कॉर्नर डायगोनली अपोजिट, ठीक है, यहाँ से चलता है, बॉय वॉक यूनिफॉर्मली along the side of rectangular park of size इतना, यहाँ से चलता है। और कुछ बच्चे जो गलत फहमी में है वो सोच रहे हैं कि बच्चा जो है सीधा डायगोनल के हिसाब से चला, नहीं बेटा, यहाँ से यार पार्क का फिर यूनिफॉर्म बताने का मतलब क्या था? रेक्टेंगुलर। यहाँ से चलता चलता पिचिक अपोजिट डायगोनल में पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ये ए और ये आपका बी। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सही नहीं, गलत पूछा। अच्छा, ही ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर, डिस्टेंस क्या होती है? टोटल जितना एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड है 400 + 300 700, बिल्कुल सही बात है। तो ये आंसर नहीं होगा, हमें तो गलत ढूंढना है, ये बात इसकी सही है। हिज डिस्प्लेसमेंट इज 700 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। तो बेटा 400 या 300 कितना हो जाएगा? रेक्टेंगुलर है तो आप कहेंगे सर 500, ये बात गलत है। आगे बढ़ते हैं, हिज डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर, ये बात सही है। नेक्स्ट कहता है हिज वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉक, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है सर, यहाँ पर तो लिखा वॉक यूनिफॉर्मली, ये भी तो गलत सा लग रहा है सर। नहीं बेटा, ये बात सही है। का है सर? बेटा इसने डायरेक्शन बदली है, और डायरेक्शन बदलते वेलोसिटी बदल चुकी है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो कांस्टेंट, जो चेंज ना हो रहा हो।
उसकी वेलोसिटी बदली नहीं क्या, वो वॉक तो कर रहा है यूनिफॉर्मली, उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, बट वेलोसिटी की होती है डायरेक्शन। तो बेटा इस पॉइंट पर, जहां ये पॉइंट पर जिसने टर्न लिया है यहाँ इधर, तो इसने टर्न लिया है प्यारा बच्चा यहाँ पर, ये लोग वैसे मार्क कर रहा हूँ यहाँ, तो उसकी वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। भले ही उसकी स्पीड अगर आप मान रहे हो ये 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, अभी भी ये 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, लेट इट बी, लेकिन यहाँ आते ही इसकी वेलोसिटी बदल चुकी है। तो लेकिन दोनों केस में 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है बेटा, डायरेक्शन बदल गई है। वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से मिलकर बनती है, डायरेक्शन बदल गया तो मतलब वेलोसिटी बदल गई है। ठीक है प्यारा बच्चा, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। आज के लिए क्लास करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ। किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, आप मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ।